हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी। द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। 20 फरवरी 2024 को चर्चा में रहने वाले जितने भी हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जितने भी आवश्यक होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है दैनिक भास्कर। हालांकि दैनिक भास्कर, द हिंदू, दैनिक जागरण, इकोनॉमिक टाइम जितने भी टॉपिक जितने भी अखबार में मिलते हैं तो सभी की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो इसमें एक जो लेखक बताए हैं जिसका संपादक किया गया है कि क्या ऐसी नीतियों से देश में रोज़गार बढ़ पाएगा। अब ऐसी कौन सी नीति है जिनके माध्यम से बताया जाए कि रोज़गार बढ़ पाएगा? तो देखिएगा, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में देखा जाए कि वर्तमान गवर्नमेंट क्या करती, इंडिया गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जितनी भी इंटरप्रेन्योरशिप है उनको कहीं ना कहीं इंसेंटिव के रूप में, इंसेंटिव जो जिसको बोला जाता है, जैसे इंसेंटिव दिया जाता सब्सिडी के रूप में, तो उस सब्सिडी का जो इफ़ेक्ट रहा तो क्या आम जनता पर उसका इफ़ेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? तो देखिएगा, इसमें जब आथर बताते हैं कि आथर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें यह है कि जितने भी उद्यमी हैं, उद्यमियों को कहीं ना कहीं इंसेंटिव का तो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, लेकिन जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, उपभोक्ता, उनको किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लाभ नहीं हुआ। अब इंसेंटिव देने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो जिसको नहीं बोला जाता कि एक यहाँ ये लाइन चलेगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में देखा जाए तो यहाँ उद्यमी रहेंगे, तो यहाँ उद्यमी इसको बोला जाता है के सेप इकोनॉमिक। के सेप इकोनॉमिक जो रहता, इसमें रहता कि अमीर और अमीर होता जाता, गरीब और गरीब होता जाता। इसीलिए तो 1988-90 के डिकेड में क्या हुआ था कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पता है क्या बताया गया था कि गवर्नमेंट आखिरकार जब यहाँ से देखा जाए तो टॉप लेवल से जब लोअर लेवल पर कहीं ना कहीं जो जितनी भी स्कीम चलाई जाती हैं तो पता है कितने परसेंट पहुँचता? मात्र 100% में से मात्र 10% लोअर लेवल पर इसका प्रॉफिट पहुँचता। हालांकि जब से डिजिटल इंडिया चालू हुआ, आफ्टर मैं मान के चलूँ कि लगभग 1 डिकेड से, 1 दशक से लेकर, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉफिट अवश्य हुआ। लेकिन जो ये है कि जो गवर्नमेंट नीतियाँ बना रही है, इस प्रकार की नीतियों से लोअर लेवल के लोगों के किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता, राइट? तो इसको ज़रूर देखिएगा। और अगला टॉपिक है जिसका नाम है कि अब भारत लौट आ रहे हैं पेशेवर प्रतिभाएं। तो देखिएगा कि जो इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप के माध्यम से थोड़ी सी देखिएगा कि जो यहाँ से जितने भी पेशेवर प्रतिभाएं थी, जिसको बोला जाता ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा का पलायन होना, तो अब क्या हो रहा था कि जैसे जब विदेशों में क्या है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर जाती थी काम करने ये लोग, ब्रेन ड्रेन के सिस्टम चालू था। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, आईटी सेक्टर वाले हो गए, साइंटिफिक हो गए, डॉक्टर हो गए, इंटरप्रेन्योरशिप हो गए, तो कहीं ना कहीं इनका ब्रेन ड्रेन यहाँ से हो रहा था। तो आखिरकार वो कौन से कारण है जिनके वजह से इंडिया से ब्रेन ड्रेन का जो सिस्टम चालू हुआ तो जा रहा था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पुनः वापस आ रहा है, जिसको बोला जाता है ब्रेन गेन। तो ये था कि वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इकोनॉमी लेवल पर देखा जाए तो इकोनॉमिक वीक पॉइंट पर चल रही है। जैसे कि वर्ल्ड क्राइसिस, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक क्राइसिस का हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जैसे कि 2022-23 से जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा, जबकि यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा। हालांकि अभी भी जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है तो उसमें किसी प्रकार से सेज फायर की जो घटना हुई, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अस्थायी रहेगा, केवल टेम्परेरी घटना ही है। हालांकि वहाँ तभी टेम्परेरी की जगह परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सकता है जब टू नेशन थ्योरी, 2 देश का जो कंसेप्ट आता उसको वहाँ लागू कर दिया जाए। तो अब जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी पर देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जब क्राइसिस चल रहा है तो यहाँ से जितने भी पलायन हैं तो इंडिया में लौट रही हैं। हालांकि लौट तो रही है, लेकिन लौटने के माध्यम से क्या होगा, क्या उसी प्रकार से यहाँ सफल हो पाएंगी? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। और अगला आर्टिकल है कि गलत सूचनाओं के इस दौर में चुनौतियां भी काफ़ी बढ़ रही हैं।
तो ये क्या है, विश्व बैंक के जो पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट रहे जिनका नाम था कौशिक बसु। तो कौशिक बसु जी के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि कौशिक बसु जी बता रहे हैं कि वर्ल्ड में देखा जाए जैसे इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन होते हैं तो गलत सूचनाओं के माध्यम से, जिसको बोला जाता है इल्यूजन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ इल्यूजन की जो घटना चलती तो उसके माध्यम से गलत नेताओं का सेलेक्ट कर लिया जाता है और वही आगामी 5 साल तक क्या करते, भारत की जनता को करप्शन में फांस देते। जैसे जब आम जनता के लोगों को फंसा देते तो उनमें से जब फंसा देंगे तो कहीं ना कहीं लोग उसमें भ्रम में चलते रहते, क्योंकि जनता, ये जितने भी नेता हैं ना, धार्मिक मतलब रिलीजियस इमोशन को रिलीजियस से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते ताकि लोग उसको धर्म के खिलाफ किसी प्रकार की उंगली न उठाई जा सके। तो गलत सूचनाओं के अफवाह के माध्यम से क्या होता, सही डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, जिसके माध्यम से राइट यानी कि समाज पर इसका बुरा कहीं ना कहीं देखा जाए तो रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। तो ये था। और है कि मुद्दा रणबीर, तो रणबीर जी के द्वारा भी जो बताया गया है कि जो अश्लील चित्र जैसे जो जानकारी दी गई, तो रणबीर के बारे में जो जानकारी है थी कि मुद्दा रणबीर इलाहाबादिया नहीं होना चाहिए बल्कि जेएनजी होना चाहिए। और अगला आर्टिकल देखिएगा कि इंडिया में कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम चलता है जिसको बोला जाता है ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम। तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं जैसे ये है कि नेट एनर्जी के बारे में जो है, तो इसके जो ऑथर का नाम है कल्याणी शुक्ला के बारे में याद रखिएगा कि जैसे वर्तमान में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए, जैसे जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, तो पेरिस कन्वेंशन के माध्यम से कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम चालू किए थे। ये कब चालू किए गए थे, 2015 में COP21 में। COP21 क्या है, जिसको बोला कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टी रहती, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 29 जो हुआ, तो 28 और 28 वाला जैसे हैं, तो 29 का कहाँ हुआ, कजाकिस्तान की राजधानी में अजरबैजान में। अब कॉप जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के जितने भी सम्मेलन होते तो एक कॉप 2 प्रकार के चलते, एक COP 16 चला और COP, तो ये वाला जो है जो इसका रिलेशन किससे, बायोडाइवर्सिटी से है, जबकि इसका रिलेशन किससे है, क्लाइमेट चेंज से। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में याद रखिए, ये क्या है, प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किए जाने वाला एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हुई थी 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान। हालांकि इसके पहले जब हुआ था तो क्योटो प्रोटोकॉल के पहले 1995 में इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था तो जर्मनी की राजधानी बार्न में हुआ था। फिर 1997 में इसका जो क्योटो प्रोटोकॉल होता कब से होता, 1997, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कब अप्लाई किया गया, तो किया गया था सन 2003 में। और जो 29 का जो सेलिब्रेट किया गया तो कहाँ होस्ट किया गया है, तो होस्ट कंट्री का नाम है कजाकिस्तान, अजरबैजान की राजधानी में, अजरबैजान में। अब इसके माध्यम से जिसको बोला जाता है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को जो डिक्लेरेशन किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। हालांकि मुझे तो लगता है कि संयुक्त अरब जो अमीरात है तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब कि लास्ट ईयर भी तो डिक्लेरेशन कर सकता था, लेकिन नहीं किया। पता है क्यों? अब इसका मेन लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि जैसे ये है कि यदि 2024 में यदि डिक्लेरेशन कर देता तो कहीं ना कहीं ये समस्या ये थी कि आखिरकार प्रति जितने भी प्राथमिकताएँ ये तय की गई थी 2024 में, तो 2024 में जो भी प्राथमिकताएँ प्रायोरिटी दी गई थी उन प्रायोरिटी के आधार पर देखा जाए तो दिखा दिया आखिरकार संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कि कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकताएँ आगे बढ़ ही रही हैं। और अगला आर्टिकल देखिएगा। अब हमारा अगला आर्टिकल इसी में से है कि आखिरकार ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य की ओर क्यों बढ़ते हमारे कदम। तो इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में पता है एक प्रकार से एक
एक प्रोग्राम चालू किया गया था। हालांकि क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं तो इंडिया में पहली बार 2008 में चालू किया गया था, फिर धीरे धीरे चालू किया गया था। जो सोलर मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो किया गया था 2010 से। पहला सोलर अलायंस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। 2018 के बाद 2014 में क्या होता है कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन मिशन भी चालू कर दिया जाता सन 2014 में। 2014 में ही स्वच्छ भारत मिशन चालू कर दिया जाता। और इसके बाद क्या होता है कि 2018 में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है कि जिसको बोला जाता है कि एक प्रकार से बायोफ्यूल पॉलिसी भी डिक्लेरेशन की गई थी। जबकि 2024 में एक पॉलिसी डिक्लेरेशन की गई जिसको बोला जाता है 3E। अब 3 समझ रहे हैं, मतलब एनर्जी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। एनर्जी मतलब एनर्जी के सेक्टर में कहीं ना कहीं रोजगार को जनरेट करना। सेकंड नंबर का कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना। थर्ड नंबर का इकोनॉमी मित बेहतर होना चाहिए, मतलब किफ़ायती होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए। जबकि MPPSC के द्वारा जो सेट का एग्जाम लिया गया तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। हालांकि आगे चल के यह है कि शायद 2025 के MPPSC के मेंस हो तो उसमें यही 2 नंबर और 7 नंबर में क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। अगला इसी में आर्टिकल है कि MP गवर्नमेंट के द्वारा जिसको बोला जाता है ग्लासगो समिट कभी होता है 2021 में 2022 में हुआ था। कहाँ? ग्लासगो, अमेरिका में। तो वहाँ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया था? डिक्लेरेशन किया गया था इंडिया कहीं ना कहीं 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट गेट कर लेगा। नेट जीरो एमिशन क्या होता है? इसके माध्यम से होगा जितना कार्बन CO2 की मात्रा जनरेट करेंगे उतना ही इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब और देखिएगा, जैसे 2024, 2025, 2026 के अकॉर्डिंग जो बजट पारित किया गया तो बजट में जो किया गया जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय परमाणु हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय परमाणु मिशन के माध्यम से देखिएगा कि उसके माध्यम से टारगेट रखा गया कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2047 तक कितने गीगावाट? 100 गीगावाट तक का टारगेट रखा है। किसका? मतलब कि परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। अब परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो ये प्रोग्राम चला है इस वर्तमान में कितनी है? 2010 से 13 के बीच में देखा जाए तो 4.6 गीगावाट थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 8.9 गीगावाट है। और टारगेट कहाँ तक का रखा? 2047 तक कितना? 100 गीगावाट करने का टारगेट रखा है। हालांकि एक प्रकार से देखा जाए तो आइडियाज़ बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं लगता, लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहे तो कर भी सकती है। और ये अगला टारगेट ये है कि 2030 तक हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है, मेगावाट का टारगेट रखा गया है। और 2030 तक 50% नवीकरणीय एनर्जी के माध्यम से टोटल एनर्जी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से डिमांड को सप्लाई किया जाएगा। तो ये हमारे टारगेट रहे। अब क्यों टारगेट रहे? इसके माध्यम से टारगेट ये है कि 2030 तक का जिसको बोला जाता है SDG इंडेक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो चला कि 2030 तक ये 17 टारगेट रह गए। 17 टारगेट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का योगदान केवल 16 ही टारगेट रखे गए। हालांकि MP का जो टारगेट रहा कि MP में जैसे है कि 2018 में जब पहली बार 19 में जारी 19, 20, 21, 22 में तो देखा जाए तो पहले इसका रैंक कितना था? 52 था, फिर इसके बाद 58 था, फिर इसके बाद 60 था। अब इसके बाद कितना? 2023 इंडिया SDG इंडिया 3.0 में कितना है? 60 इंडिया SDG इंडिया 3.0 में कितना रैंक है? टोटल नंबर देखा जाए तो कितना है? 63, जबकि SDG इंडिया मतलब 4.0 में कितना? 67। तो कहीं ना कहीं फ्रंट रनर स्टेट में चला गया है। इसमें और हमारे काम का है कि जैसे देखा जाए तो एक प्रोग्राम अलग से चलता है, इस प्रोग्राम का नाम है, हालांकि इसी के लिए एक अलग से संगठन चलता है जिसका नाम है टेरी, द एनर्जी सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में। इसकी स्थापना 1974 में कहाँ की गई थी? मतलब दिल्ली में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके माध्यम से शायद इंडिया में देखा जाए तो ग्लोबल एनर्जी गैप इंडेक्स भी जारी किया, इंडिया एनर्जी गैप इंडेक्स का क्या किया जाता? कहीं ना कहीं पब्लिश किया जाता। और इसके ये 2 नंबर में तो डायरेक्ट पूछा ही जा सकता है। तो इसको ये आपदा और क्या है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इसमें कौन से, अब जलवायु परिवर्तन का जो इफेक्ट पड़ता है ना तो पता है कि मतलब 32 साल में देखा जाए तो मतलब कि जो हिमालय वाला इलाका है तो ईस्टर्न हिमालय में पता है कितने
110 ग्लेशियर क्या है कहीं ना कहीं पिघल गए हैं। अब मेन मुद्दा इसमें ये है कि जो यहाँ ग्लेशियर है ना, जितने भी हिमनद है, तो हिमनद के जो जमने की प्रोसेस है वो कम है, जबकि पिघलने की प्रोसेस अधिक है। तो पिघलने की प्रोसेस अधिक है, जमने की प्रोसेस कम है। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो इंडिया के देखा जाए तो मतलब हिमालय के कौन से हिमालय में, मतलब ईस्टर्न हिमालय में टोटल देखा जाए तो 110 ग्लेशियर क्या है पिघल कर समाप्त हो गए। जबकि ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री बन चुका है जहाँ जिसकी एक भी ग्लेशियर नहीं है वहाँ पास, मतलब पूरे ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं। हालांकि वहाँ ये भी है कि हाइट ज़्यादा है, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसी के साथ क्या है कि और इसमें अगला टारगेट ये है कि एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोला जाता है ग्रीन क्रेडिट कार्ड। हाँ, ये शायद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के माध्यम से, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के माध्यम से रहता है कि जैसे आप जितना कम CO2 का उत्सर्जन करेंगे उतना बेस्ट होगा। और कंपनी क्या करेंगे, जैसे ये कोई मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा काम किया जाता है कि CO2 की मात्रा कम जनरेट की जाती है, जबकि मतलब इसका अवशोषण अधिक किया जाता है। इसको क्या कहीं ना कहीं ग्रीन कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम जो चलता है, तो ये प्रोग्राम के मध्य इसको कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या है, जो जितने भी जो कंपनी जैसे CO2 को उत्सर्जन करेंगे वो कंपनी क्या करेंगे, इसको रुपए देकर और इसको क्या क्या कर लेंगे, अपने स्वयं क्या कर लेंगे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्ड प्राप्त कर लेंगे। तो ये था टारगेट। लेकिन ग्लोबल एनर्जी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कि आखिरकार कितना है, तो ग्लोबल एनर्जी में कौन सा कंट्री का स्थान आता है CO2 को उत्सर्जन में। तो CO2 को उत्सर्जन में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर चीन आता, सेकंड नंबर पर अमेरिका और थर्ड नंबर में इंडिया आता। हालांकि इंडिया के बारे में देखा जाए तो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन भी तो इतनी है, तो जो कि 6 से 8% तक का टारगेट रखा गया है। 6 से 8% क्या है, कहीं ना कहीं टोटल CO2 को उत्सर्जन का क्या करता, कहीं ना कहीं योगदान देता। अब ये क्या है, जैसे पॉल्यूशन होता था, पॉल्यूशन के माध्यम से जिसको बोला जाता है प्राइमरी पॉल्यूशन, सेकंड नंबर का होता है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी पॉल्यूशन। अब प्राइमरी पॉल्यूशन के माध्यम से क्या होगा कि जैसे जिसको बोला जाता है CO2, O2, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2, सल्फर ऑक्साइड। हालांकि इसमें याद रखना कि इसमें यह नहीं आता, O3 नहीं आते। तो मतलब कि ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट में जाके प्रत्यक्ष रूप से पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, जिसको बोला जाता है प्राइमरी। अब ये क्या कहीं ना कहीं आपस में अभिक्रिया करके क्या करेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूशन को जन्म देंगे। तो उनको बोला जाता है सेकेंडरी पॉल्यूशन, जिसको बोला जाता है सल्फर SO3 के बारे में याद रखिएगा। अब और अगला देखिएगा कि इसमें जिसको बोला जाता है ग्रीन हाउसेस गैसेज में देखा जाए तो इसी में तो योगदान है कि इंडिया का स्थान तीसरा, चाइना का स्थान पहला, अमेरिका का स्थान तीसरा। अब ये कहाँ से आती है देखिएगा। जो टोटल गैस के बारे में देखा जाए तो सर्वाधिक जो मात्रा है इसके CO2 की रहती है। CO2 के बारे में देखा जाए तो कहाँ से आती देखा जाए तो निर्वनीकरण से, डिफॉरेस्टीकरण के माध्यम से इसका जनरेट होता है। और कहाँ से आती है, इसके माध्यम से रहता है कि जैसे जितने भी थर्मल कोयल मतलब कि कोयला प्लांट है, कोयला प्लांट के माध्यम से इसका जनरेट किया जाता है CO2। अब कोयला प्लांट से एक और प्रकार से जिसको बोला जाता है कि फ्लाई एसिस के माध्यम से रहता है। कहीं ना कहीं ये भी फ्लाई एसिस के माध्यम से क्या है, एक प्रकार की कैंसर की बीमारी होती है। हालांकि वर्तमान में गवर्नमेंट क्या करे, फ्लाई एसिस का उपयोग कहीं ना कहीं सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब सेकंड नंबर का जिसको बोला जाता है CH4 मीथेन। अब मीथेन कहाँ से जनरेट होती है, मतलब कि जितने भी पैडी एग्रीकल्चर होते हैं धान के खेत से। और धान के खेत के साथ साथ इसमें जिसको बोला जाता है जुगली करने वाले पशुओं के द्वारा भी देखे होंगे कि जैसे कोई गाय है, भैंस है, जैसे चर के आएगी ना, शाम के बैठेगी तो वो मुँह अपना चलाता रहे अपना, कहीं ना कहीं गाय रहेगी अपना मुँह चलाती रहेगी। अपना मुँह इतना तेज़ी से चलाएगी, ऐसे चलाती है ना कि नहीं चलाती, अच्छा चलाती है। तो उसको जो पेट में अभी पूरा दिन में क्या करती, पूरा दिन में जितना भी खाना खाती उसको मुंह में ला करके मुरा के फिर अंदर भेज देती, राइट। तो ये किया जाता। अब तो ये इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम में हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, राइट। इस आर्टिकल में क्या विकसित भारत की राय है, जिसका नाम है देवाशीष बसु।
ये किसके लेखक है? तो मौजूदा इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो टारगेट रखा गया है कि 2047 तक का कहीं ना कहीं विकसित भारत का कंसेप्ट रखा गया है। MPPSC के मेंस में जो दिया गया है, तो जैसे विकसित भारत के एक कंसेप्ट दिया गया पेपर नंबर 3 और निबंध में डायरेक्ट इसको गिवन हुआ है 2047। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं मतलब लिखित दस्तावेज है। अब लिखित दस्तावेज के माध्यम से क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं इसको इसको प्राप्ति करने के लिए टारगेट रखा गया 2047 तक के ही टारगेट रखा गया कि भारत सरकार का टारगेट है कि 2047 तक मतलब सिकल सेल एनीमिया को क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा 2047 तक। जबकि इसका नेट जीरो इमिशन का टारगेट कितना रखा है, 2070 तक का। तो विकसित भारत के जो कंसेप्ट के लिए कि मतलब कि जितने भी इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि इंडिया को कहीं ना कहीं मतलब एक दशक तक 8% तक GDP के विकास दर होना चाहिए। जबकि 2024 से 25 का जो टारगेट रहेगा कितने परसेंट का रहेगा 25-26 में 6.5 से लेकर 6.8 के बीच, मतलब 6.5% तक GDP का विकास रहेगा। हालांकि इस विकास दर को 1.5 गुना बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन 1.5 गुना बढ़ावा देने के साथ साथ जब 1.5 गुना GDP के विकास दर को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो इसका बढ़ावा देने के जितने भी इवेंट रहेंगे तो उस इवेंट को हमें याद रखना है कि उस 1.5 गुना को बढ़ाने में इंडिया गवर्नमेंट को इतनी मेहनत करना पड़ेगा, इतना कॉम्प्लेक्स कार्य है वो कि जितना मतलब 6.5% से ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा। राइट, तो इसको याद रखिएगा विकसित भारत का कंसेप्ट। अब ये क्या है, अश्लीलता पर जितने भी अश्लील चित्र हैं तो किनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फटकार लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके खिलाफ फटकार लगाई है, रणबीर कपूर के खिलाफ। यूट्यूबर जैसे रहते यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, तो कड़ी फटकार लगाते हो। पता है इससे कहीं ना कहीं जैसे महिलाओं के बारे में देखा जाए तो महिलाओं का कहीं ना कहीं शोषण होता है। महिलाओं के साथ साथ देखा जाए तो इंडिया के जैसे कल्चर है, महिलाएं और बच्चियां जितनी भी रहती हैं इनका कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है ना, अश्लील चित्र पिक्चर को मतलब यूट्यूब में दिखाना, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंडिया के कल्चर को एलिमिनेट कर देगा ना, समाप्त कर देगा धीरे धीरे, इसलिए फटकार लगा। हालांकि जब FIR कराई गई है तो FIR कराने के बाद जब इससे ये भी बताया कि जो रणबीर इलाहाबादिया है मतलब इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हो। राइट, तो ये हमारे कहीं ना कहीं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आप दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राइट, और जो भी वीडियो देखें तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या रहेगा कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी, राज स्टडी वाला टेलीग्राम में मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में क्या मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें पूरे करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं जाऊँगा डेली। और ये जितने भी आज इसमें द हिंदू का आर्टिकल नहीं है, बाकी कल इसमें शामिल कर लिया जाएगा द हिंदू इकोनॉमिक्स टाइम वाला, और MP का दैनिक भास्कर भी शामिल रहेगा। राइट, तो मैं दैनिक भास्कर पूरा इसलिए नहीं कवर करता कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से देखा जाए तो उतना ज़्यादा काम का नहीं रहता जितना होना चाहिए हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड के माध्यम से।